Students, today we will discuss method for determination of order of reaction. तो फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इसके अंदर हम दो मेथड स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड. तो देखिए ये जो एक्सप्रेशंस हैं रेट कांस्टेंट के जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, ये एक्सप्रेशंस हम डिराइव कर चुके हैं, आपको लर्न भी होंगे. तो इन दोनों मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए, वो कोई भी रिएक्शन हम लेके चलते हैं तो हमें पता होती है, उसको हमने या तो ए नोट भी बोला हुआ है. फिर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी के ऊपर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालेंगे ए माइनस एक्स, तो उसको हमने क्या बोला है ए. इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस में रखेंगे. फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर के लिए तो मान लो रिएक्शन मेरी स्टार्ट हुई, उसके बाद एक सेकेंड के बाद मैंने ए माइनस एक्स कैलकुलेट कर लिया, तो ए नोट मुझे पता है, ए माइनस एक्स मैंने पुट कर दिया, तो मेरी के की कोई वैल्यू आएगी. फिर क्या करेंगे, मान लो 2 सेकेंड के बाद टी इजकल टू 2 सेकेंड के बाद मैंने फिर से जो बची हुई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो पता करी ए माइनस एक्स फिर से. फिर इस को भी हमने ए नोट वही रहेगी, ए माइनस एक्स को पुट कर दिया जो हमने दूसरी बार निकाली है. फिर के की वैल्यू कैलकुलेट करी. इन द सेम वे 3 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद ऐसे करेंगे. तो अगर आपका के की वैल्यू फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में ऑलमोस्ट सिमिलर आए, यानी कि कांस्टेंट आए, तो वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. अगर ज़ीरो ऑर्डर में पुट करके के की वैल्यू कांस्टेंट आई है तो वो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन. अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू कांस्टेंट आई है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर आपने सेकंड ऑर्डर में पुट करके आपकी के की वैल्यू कांस्टेंट आई है तो सेकंड ऑर्डर. इन द सेम वे थर्ड ऑर्डर. अब इसमें लिखा है इन दिस मेथड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आर डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. ये रिएक्टेंट का तो हमने केस डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट का नहीं किया. तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वही रहेगी. फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में. एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो हमने मानी है उसकी कंसंट्रेशन जीरो, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है जीरो टाइम पे. आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, टी लगा लो या 1 सेकेंड लगा लो, मान लो ये हमें कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका हमें रिएक्टेंट से ज़्यादा हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं. कि वो मान लो प्रोडक्ट गैसेस है तो गैस फॉर्म में आ गया और गैस को मेज़र कर लिया. तो फॉर एग्जांपल ये एक्स मोल पर लीटर आ गया, तो जितना ये बना है उतना ही रिएक्टेंट खर्च हुआ है. ये रिएक्टेंट एक्स क्या है, कंज्यूम हो गया है. तो फिर हमारे पास ए है और एक्स है, तो हम बची हुई कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स निकाल सकते हैं. तो इस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है ए माइनस एक्स निकालने में, और रिएक्टेंट की. जो मेथड हमारे लिए कन्वीनियंट है, जिसकी जो कंसंट्रेशन निकालना हमारे लिए इजी है, हम वो मेथड अप्लाई करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, ए नोट और ए वैल्यूज़ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम मेजर करेंगे, उसको रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. अगर हमारी के की वैल्यू कांस्टेंट आई, जिस भी इक्वेशन में डालने से, जीरो ऑर्डर में डालने से आई के की वैल्यू कांस्टेंट, तो जीरो ऑर्डर. फर्स्ट में आई तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड में आई तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड में आई तो थर्ड ऑर्डर. अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड. ये मेथड क्या है, एक तरह से आपने इनडायरेक्टली जब हमने एक्सप्रेशंस किए थे तब कर लिए थे. इन एक्सप्रेशंस को हमने रीअरेंज करके क्या किया था, इन सब को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया था. और जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, जब इन सब को हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, तो आपका जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए क्या आया था, ग्राफ ये आया था. और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमने यहाँ पे क्या लिया था, कंसंट्रेशन, जो बची हुई कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, और यू कैन से कैपिटल ए, और टाइम के साथ साथ प्लॉट किया. तो आपने मान लो ये जो फर्स्ट डॉट है ये 1 सेकेंड पे है, सेकेंड डॉट 2 सेकेंड पे, थर्ड सेकेंड पे, फोर्थ सेकेंड पे. ये जो 4 डॉट्स दिए हैं इस ग्राफ में, आपने 4 टाइम्स पे
ए की वैल्यू निकाल ली और ए और टी डाला, आपने टाइम डाला, अगर वो ऐसा स्लोप आ रहा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नीचे की तरफ है, यानी कि स्लोप क्या है उसका नेगेटिव, तो ये क्या हो गई, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट इंटरवल पर ए माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, टी के कॉरस्पॉन्ड उसको प्लॉट किया और ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कुछ ऊट पटांग आ गया, तो हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, जो हमारे पास ए निकाली हमने उसको log ए में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको टाइम के साथ प्लॉट करके देखेंगे। तो t1 सेकेंड, t2 सेकेंड, t3 सेकेंड, t4 सेकेंड पे अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है स्लोप और नेगेटिव स्लोप है और स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि log ए और टी को पुट करेंगे और आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा नेगेटिव स्लोप के साथ, वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन द सेम वे मान लो आपने ये सब करके देख लिया, ए को टी से प्लॉट करके देख लिया, स्ट्रेट लाइन नहीं आया, लोग ए को टी से प्लॉट करके देख लिया, स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो हम फिर थर्ड के लिए जाएंगे। जो थर्ड केस है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसमें क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है उसका इन्वर्स निकालेंगे और डिफरेंट टाइम पे प्लॉट कर देंगे। अगर वो ऊपर की तरफ चला गया ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, यानी कि 1/a और t का ग्राफ प्लॉट किया और वो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इसमें भी अप्लाई नहीं हुआ तो फिर हम 1/a है जो उसका स्क्वायर करेंगे और फिर टाइम के साथ प्लॉट करेंगे। इन द सेम वे स्ट्रेट लाइन और ऊपर की तरफ चला गया तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम पता लगाएंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ये हमें, मैं बार बार बोला था मैंने कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, या आप रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन निकालो, या प्रोडक्ट की बनी हुई कंसंट्रेशन निकालो, किसी भी तरह से जो डाटा है फिर उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डालेंगे। सेकेंड मेथड है आपका बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड किस बेसिस पे है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, मान लो एन ऑर्डर की रिएक्शन है तो वो रिएक्टेंट की पावर एन पे डिपेंड करेगी। ये हम बेसिकली शुरू में लेके चले थे। द मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। और ये मैंने बोला भी था, ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम dx/dt, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की थी तो क्या क्या था, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को क्या माना था, a रेज टू पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या था, a रेज टू पावर 1। सेकेंड ऑर्डर में क्या था, a रेज टू पावर 2। थर्ड ऑर्डर में क्या क्या था, a रेज टू पावर 3। और उसको मैंने बताया भी था कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलेंगे इसको। तो ये मेथड भी, इसका नाम भी क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया है। रेट ऑफ इक्वेशन इतना बड़ा लिखने की जगह हमने क्या कर दिया, स्मॉल r से रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। k क्या है, रेट कांस्टेंट है, और c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट टाइम पे जो कंसंट्रेशन है C1 और C2, यानी कि मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया आपने A और फिर आफ्टर t टाइम A माइनस एक्स रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन निकाली, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगी, दूसरे टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगी। यानी कि कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास जब दो इक्वेशन आ जाएंगी तो हम R1 और R2 को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू C1/C2 रेज टू पावर n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड क्यों करना है, हमें तो चाहिए n। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे। लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, log R1/R2 इक्वल्स टू, अब ये पावर है तो आगे आ जाएगी n log C1/C2। अब हमें क्या चाहिए है, log R1/R2। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो कैसे होते हैं, log C/D, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, log C माइनस log D। इन द सेम वे log R1/R2 को हम क्या लिख सकते हैं, log R1 माइनस log R2 इक्वल्स टू n एज इट इज़। log C1/C2 को भी ऐसे लिख दिया, log C1 माइनस log C2। अब n को इधर रख लिया और बाकी सारे कंटेंट को एक साइड लेके गए। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमें कि एक कंसंट्रेशन पर्टिकुलर मान लिया आपने, उससे कोरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, फिर कुछ आफ्टर टाइम इंटरवल t
कंसंट्रेशन निकाली रिएक्टेंट की कितनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, तो आपको क्या आ जाएगा, और उनका लॉग करके उनको सब्ट्रैक्ट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम करेंगे फ्रैक्शनल चेंज मेथड, इसको हाफ लाइफ पीरियड मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड भी कुछ कुछ आपको आता है। हाफ लाइफ पीरियड जो है टी हाफ, वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या था, ये पिछले इलेक्शन में किया हमने। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, जो हाफ लाइफ पीरियड था वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता था, यानी कि a रेज टू पावर 0, चाहे नीचे लिखो ऊपर लिखो एक ही बात है। आपका सेकेंड ऑर्डर में क्या था, जो हाफ लाइफ पीरियड था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये एक्सप्रेशंस हमने कल किए थे, आपको लर्न भी होगा। और फिर हमने ये कॉमन एक्सप्रेशन भी बनाया था कि जो टी हाफ है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, n-1, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो एक रिएक्शन है, हमने कोई इनिशियल कंसंट्रेशन ली और फिर टी हाफ लाइफ निकाल लिया उसका, फिर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया और फिर हमने टी हाफ निकाला। अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है, टी हाफ जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, ये क्या है, टी हाफ जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये पावर ये इन्वर्स में है, तो ये रेशो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि T1 फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के लिए, टी हाफ फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के लिए, टी हाफ सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म के लिए। तो वो कैसे आ गया आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन एट सेकेंड टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन एट फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये इन्वर्स है रिलेशनशिप टी हाफ का, और ये वाला रिलेशनशिप ये क्या है, इन्वर्स है। जो जनरल मैथ आपको पता होगा, रेज टू पावर n-1। अब हम फिर से, हमें तो क्या चाहिए, n चाहिए, तो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, दोनों साइड लॉगरिथम पुट करके। तो ये log T1 एट A1 कंसंट्रेशन माइनस log टी हाफ, ये है log टी हाफ एट A1 कंसंट्रेशन माइनस log टी हाफ एट A2 कंसंट्रेशन, विच इज़ इक्वल टू n-1 इंटू log A2 माइनस A1। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है दो अलग अलग। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, n को एक साइड रख लेंगे, बाकी सब को इधर, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 प्लस और ये वाला है सारा कंटेंट। तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या करना है उसके लिए, दो इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चलेंगे और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम टी हाफ वैल्यू निकालेंगे, फिर उनके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लिया, लॉग की वैल्यू सेम आएंगी टी हाफ की। तो फॉर एग्जांपल 7 सेकेंड्स आ गया दोनों ही सिचुएशन में, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, log 7 फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए भी क्या आ गया, log 7, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, log 7/7, log 1 बन गया। ये log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे अगर 0 आ गया ऊपर तो डिनोमिनेटर में कुछ भी उससे फ़र्क पड़ता नहीं। तो देखा आ गया ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। तो इसी तरह से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब के लिए हम, अगर हमें हाफ लाइफ डिफरेंट कंसंट्रेशन पे पता है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ये वाला। तो ये मेथड जो है ये किस बेसिस पे है, कब यूज़ करते हैं इसको, जब रिएक्टेंट अलग अलग हों। रिएक्टेंट मान लो A B 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट अलग अलग हों तो हम ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड प्रीफर करते हैं। और इस मेथड का जो बेस है वो क्या है कि मान लो 3 रिएक्टेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट एक्सेस में लिया है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, जो रिएक्टेंट लिमिटेड अमाउंट में है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। जैसे हमने सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में किया हुआ था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, कि
रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर की थी, लेकिन वाटर था, वो एस्टर वाला एग्जांपल था, उसका हाइड्रोलिसिस किया था, तो वाटर को हमने एक्सेस में ले लिया था, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई थी। तो इन द सेम वे मान लो हम ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो बी और सी को बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेंगे और ए को लिमिट कर देंगे और फिर देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरह से मान लो 3 रिएक्टेंट हैं ए बी सी, तो पहले केस में हम क्या करेंगे, बी और सी को एक्सेस में ले लेंगे और फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ए के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर आ गया अल्फ़ा, फिर सेकंड में क्या करेंगे ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या आ जाएगा मान लो बीटा। इन द सेम वे ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे, सी के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, मान लो वो आ गया गामा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो टोटल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम मैथमेटिकली देखें तो कैसे, मान लो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने क्या किया है, रेट कांस्टेंट तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, ये ए है, इसकी पावर हमें पता नहीं है, मान लो ये कोई आपने कंसंट्रेशन ले ली, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A1 है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन R1 हो जाएगी। अब मान लो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को बदल दिया, A2 कर दिया, इसकी पावर भी अल्फ़ा सेम रहेगा। अब क्या करना है, मान लो ये A2 कम कंसंट्रेशन है, A2 क्या है, कम कंसंट्रेशन है, इसको ऐसे देखते हैं, मान लो ये जो A2 है इसको हमने मान लिया A और जो A1 है उसको हमने मान लिया डबल ले लिया, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है मान लो R1 K, तो ये हमने A1 को क्या लिया है 2A, यानी कि डबल कर दिया है, ये पावर अल्फ़ा अपॉन R2, तो ये K और ये हमने क्या लिया है A रेज़ टू पावर अल्फ़ा। अब मान लो आपकी जो रेट है वो कंसंट्रेशन डबल करने से डबल हो गई, तो ये 2R1 ये R1 2R हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, इधर 2/1 और इधर क्या है 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा। इसका क्या मतलब है, 2 रेज़ टू पावर 1। अगर आपके बेस सेम है अगर आपके और इक्वल साइन है तो आपकी पावर भी सेम होगी, तो अल्फ़ा इजकल टू 1। ऐसे हमने ए के कोरस्पॉन्डिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 1 आ गया है, ए के कोरस्पॉन्डिंग में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब दूसरा केस डिस्कस करो, मान लो बी का देख लिया आपने, तो रेट है कुछ कांस्टेंट की, अब बी है, बी को मान लिया आपने क्या किया, डबल किया, दूसरे सिचुएशन में जो रेट है वो निकालिए आपने, और यहाँ पे कंसंट्रेशन सिर्फ बी ही है, यानी कि सेकंड केस में कंसंट्रेशन बी है, फर्स्ट केस में 2B है। इससे क्या हुआ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फोर्थ टाइम हो गई मान लो, तो R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, B से B कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला आपको, 4/1 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर बीटा। ये बीटा मान लिया है बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बेस सेम करने के लिए 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर बीटा। अब अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, बी का बी बीटा इज इक्वल टू 2। ये मेथड आपने शायद 12th में 11th में किया भी है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर लेंगे। तो जो ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड है वो हम कब यूज़ करेंगे, जब रिएक्टेंट अलग अलग होंगे ए बी सी। तो क्या करेंगे, मान लो 3 रिएक्टेंट है, 2 की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लेके उससे रेट ऑफ रिएक्शन को फ्री कर देंगे, उस पर डिपेंडेंसी उसकी फ्री कर देंगे। फिर एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे और फिर ऑर्डर ऑफ निकाल लेंगे। फिर उसी सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थर्ड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर टोटल सम अप कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये बेटा इनफ फॉर टुडे। तो आपकी यूनिट आज ख़त्म हो गई है। आप सारी यूनिट को रिवाइज़ करें, एक्सप्रेशन को डराइव करें, न्यूमेरिकल्स निकाल के देखें।
मैं कल आपको क्वेश्चंस भेजूँगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।